हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख पुरा पाषाण कालीन स्थल। क्योंकि दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पुरा पाषाण काल से संबंधित सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से डिटेल से देखे थे। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप यही सोचेंगे कि यह हो क्या रहा है। दोस्तों, इसके पहले मैं पाषाण काल के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं और ये मेरा पाषाण काल का तीसरा वीडियो है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रमुख पुरा पाषाण कालीन स्थल के बारे में देखेंगे। इसके पहले दोस्तों, हम लोग पुरा पाषाण काल के जो 3 भाग थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल एंड उच्च पुरा पाषाण काल, उसके अंदर के बातों को भी हम लोगों ने देखा है। और मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको पूरा पाषाण कालीन स्थलों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला स्थल है उसका नाम है हथनौरा। कौन है दोस्तों? हथनौरा। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि हथनौरा किस काल से संबंधित है। हथनौरा एक स्थल है। हथनौरा स्थल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन में रहेगा नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तब आपको क्या बताना होगा? पूरा पाषाण काल। दोस्तों, हथनौरा एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यह मध्य प्रदेश एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। यह एमपी के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों, यह जो हथनौरा है, हथनौरा की एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। क्योंकि दोस्तों, हथनौरा से ही विश्व का सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी का प्रमाण मिला था। यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी का प्रमाण, मानव खोपड़ी, मानव कंकाल, मानव खोपड़ी, हड्डी हड्डा का प्रमाण कहां से मिला था? तब आपको बताना होगा दोस्तों, हथनौरा। कहां से? हथनौरा से विश्व का सबसे प्राचीनतम, यह देख लीजिए दोस्तों, यह सबसे नया नहीं है बल्कि यह सबसे प्राचीनतम है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो हथनौरा। हथनौरा किस काल से संबंधित स्थल है? तब आपको बताना होगा पूरा पाषाण कालीन स्थल है। दोस्तों, यह जो मानव खोपड़ी है ना, इस मानव खोपड़ी की खोज अरुण सोनकिया नामक एक व्यक्ति ने की थी। कौन किया? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने ही विश्व के सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी की खोज की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब वो पाए उस खोपड़ी को तभी उन्होंने कह दिया था कि यही विश्व का सबसे प्राचीनतम खोपड़ी है। उस पर रिसर्च हुआ होगा। उस पर रिसर्च जब हुआ होगा तो यह ज्ञात हुआ होगा कि वह कितना साल पुराना है। तो यही दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मानव खोपड़ी का प्रमाण एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा से प्राप्त हुआ और उसकी खोज किए थे अरुण सोनकिया नामक एक व्यक्ति। वह स्थल किस काल से संबंधित है? तब आपको बताना होगा दोस्तों, पूरा पाषाण कालीन स्थल है। क्या है? पूरा पाषाण कालीन स्थल। इसके अलावा दोस्तों, एक भीमबेटका है। दोस्तों, यह जो भीमबेटका है, भीमबेटका तो बहुत ऐतिहासिक स्थल है। आज भी यहाँ पर्यटन के रूप में हजारों हजार पर्यटक पर डे डेली का डेली आते रहते हैं। और यह जो भीमबेटका है, यह एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और दोस्तों, इस भीमबेटका की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। गुफा चित्रकारी, यानी अब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तब दोस्तों आपको बताना होगा भीमबेटका। भीमबेटका एमपी के रायसेन जिले में है और यह गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह चित्रकारी करता था। इस भीमबेटका की गुफाओं से यही जानकारी मिलती है कि पूरा पाषाण काल का मानव चित्रकला में मुख्य भूमिका निभाता था। कहने का मतलब दोस्तों, यह जो भीमबेटका है यह एमपी के रायसेन जिले में है। यदि पूछे यह किस लिए प्रसिद्ध है तब तो आपको दोस्तों बताना होगा गुफा चित्रकारी के लिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो भीमबेटका है जो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, यह किस काल से संबंधित है? तो जरा आप सब सोच के बताइए दोस्तों, किस काल से संबंधित है भीमबेटका? भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? एकदम सही जवाब, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, यह जो भीमबेटका है
यह भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण काल के अलावा मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। मध्य पाषाण काल, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया हूं कि पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के अलावा यह जो भीमबेटका है यह मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। तो दोस्तों यदि पूछे कि भीमबेटका किस काल से संबंधित है तो आपको एक नहीं बल्कि 2 काल बताना होगा, पूरा पाषाण काल एंड मध्य पाषाण काल। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप सही भी करके आएंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसके अलावा दोस्तों यह जो आदमगढ़ है, आदमगढ़ एक जगह है, आदमगढ़ एमपी में है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आदमगढ़ एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है, यह किस राज्य में है, तब दोस्तों आपको बताना होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है आदमगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है अतिरमपक्कम पल्लवरम बादामदुरई गुडियाम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को अतिरमपक्कम पल्लवरम एवं बादामदुरई के बारे में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यह जो अतिरमपक्कम है, पल्लवरम है, बादामदुरई है, गुडियाम, यह एक ही राज्य में है। उस राज्य का नाम है दोस्तों तमिलनाडु। अभी हम आपको बताए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था, अब चेन्नई है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो तमिलनाडु में 4 ऐसे स्थल हैं जो पूरा पाषाणकालीन से संबंध रखते हैं, जैसे अतिरमपक्कम, पल्लवरम, बादामदुरई और गुडियाम। याद रहेगा दोस्तों, बहुत आसान है, इतना अच्छा नाम है, आसानी से याद हो जाएगा। बस दिमाग लगा के सोचना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। तड़ातड़ आने वाले समय में आप सब जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इधर का क्लियर हो गया, इतना ये सब क्लियर हो गया, और कुछ इसमें है नहीं, ज्यादा पूरा पाषाणकालीन स्थल है नहीं, थोड़ा सा ही है और बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेवास और एक है चिरकी। तो नेवास और चिरकी दोनों दोस्तों एमएच का मतलब क्या होगा, महाराष्ट्र। जैसे एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, उसी तरह एमएच मतलब महाराष्ट्र। तो नेवास एंड चिरकी कहां पे है, महाराष्ट्र में। नेवास एंड चिरकी, पिरकी मत समझिएगा, नेवास एवं चिरकी पूरा पाषाणकालीन स्थल है और यह किस राज्य में है, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। इतना तो आप सबको पता ही होगा, आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मामूली लोग आप सब थोड़ी हैं, आप सब चीड़ फाड़ करने वाले स्टूडेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बेलन नदी घाटी। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, बेलन नदी घाटी ये क्या है। बेलन एक नदी है, किसी भी नदी के क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ देखे थे कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में एक नदी बहती थी सोहन नाम की, और उसी एरिया में सोहन नदी घाटी के एरिया से हमें चापर चपिंग पेबुल संस्कृति के बहुत सारे पत्थर के औजार प्राप्त हुए थे। इस बेलन नदी के घाटी के बारे में आप थोड़ा समझेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक यूपी में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है टोंस नदी, ठीक ना। इस टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो टोंस या तमसा नदी है, मान लेते ये नदी है, यह जो टोंस या तमसा नदी है यह गंगा की सहायक नदी है, ठीक ना दोस्तों। गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी तो सबसे लंबी नदी है भारत की। तो टोंस या फिर तमसा, बात एक ही है, चाहे तमसा नदी कहिए चाहे टोंस नदी कहिए, एक ही नाम होगा। टोंस या फिर तमसा नदी जा करके अपना पानी दे देती है गंगा नदी को। दोस्तों सहायक नदी किसे कहेंगे, एक ऐसी नदी जो अपने जल को किसी बड़ी नदी में दे दे या किसी नदी में दे दे, उसी नदी को कहेंगे सहायक नदी। क्योंकि भाई नदी को पैसे की जरूरत थोड़ी है, नदी पैसा लेके क्या करेगी, बिस्कुट खाएगी। नदियों को केवल पानी की आवश्यकता है। तो जो नदी किसी नदी को पानी दे दे, पानी देने वाली नदी ही उस नदी की सहायक नदी कहलाएगी। तो यह जो बेलन नदी है यह गंगा नदी की सहायक, टोंस या फिर तमसा नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पे यह बह रही है बेलन नदी। कौन सी नदी, बेलन नदी। बेलन नदी पानी दे रही है किसे, तमसा नदी को। तमसा नदी को और किस नाम से जानेंगे, टोंस नदी। और यह जो टोंस नदी है यह किसकी सहायक नदी है, गंगा की। यानी गंगा की एक सहायक है तमसा, तमसा को टोंस कहेंगे। और इसी तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी। इसी दोस्तों बेलन नदी के घाटियों में पूरा पाषाण काल से संबंधित
कुछ अवशेषों का पता चला था। यही कारण है दोस्तों कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बेलन नदी घाटी किस काल से संबंधित है या वहां से किस काल से जुड़े अवशेषों का पता चला था। तब हमें बताना होगा पूरा पाषाण काल से। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह जो बेलन नदी है यह कितने जिलों में बहेगी। यूपी के 3 जिलों में बहेगी। पहला है भाई प्रयागराज, प्रयागराज अब हो गया, पहले तो इलाहाबाद था, प्रयागराज। दूसरा है सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र जिले में भी बेलन नदी बहती है। इसके अलावा एक और है मिर्जापुर, मिर्जापुर सोनभद्र सब सटे हैं, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर, सोनभद्र एवं प्रयागराज में बेलन नदी घाटी बहती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए इन टॉपिकों को तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि पाषाणकालीन स्थल क्या है, उनकी क्या विशेषता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और मुझे कैसे तैयार रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ पूरा पाषाण काल का भी समाप्ति होगा, क्योंकि दोस्तों पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमने आप सभी को बता दिया। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आप सभी को मध्य पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं यह चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक होगा दोस्तों मध्य पाषाण काल। तब तक के लिए जय हिंद।